दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी एग्जाम के लिए यूथ साइंस के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने 11 सेट आपको करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आग डैश का एक संयोजन है। दोस्तों जो आग होती है ना, ये ईंधन, उष्मा तथा ऑक्सीजन का क्या है, एक संयोजन है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों आग जो है ईंधन, उष्मा तथा ऑक्सीजन का मिश्रण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में रेखा एक्स को पहचानिए। ये जो रेखा है दोस्तों, ये कौन सी रेखा है? तो इसे हम बोलते हैं अदृश्य रेखा। अदृश्य रेखा के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इस रेखा का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्र में दिया गया रेखा अदृश्य रेखा को प्रदर्शित करता है। अदृश्य या खंडित रेखाएं मध्यम मोटाई मतलब 0.5 mm तथा छोटे छोटे 0.3 mm व लंबे 1 mm की समान दूरी पर लगाए गए रेखाखंडों को प्रदर्शित करता है। इन रेखाओं का प्रयोग वस्तु की अदृश्य कोरे प्रदर्शित करने में किया जाता है। किसका उपयोग? खंडित रेखाओं का प्रयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत होता है और स्थान के बदलने पर भी नहीं बदलता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे वस्तु का द्रव्यमान मास हम कहते हैं। जबकि वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और अपरिवर्तनीय रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। वस्तु को किसी भी स्थान पर ले जाने पर द्रव्यमान कैसे रहता है? अपरिवर्तित रहता है। भार परिवर्तित होता है दोस्तों, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, चाहे उसे आप किसी भी स्थान पर ले जाए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंध रहती है कहलाती है। दोस्तों वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर, मतलब इस प्रकार से जो रेखा होती है दोस्तों, जो दोनों किनारों पर तीर के निशान से बंध रहती है, ये रेखाएं जो है विमा रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? विमा रेखाएं। दोस्तों विमा रेखाएं जो है दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा कैसे रहती है? बंध रहती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। दोस्तों हमको भार दिया गया है 980 न्यूटन और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बोला है हमको? वस्तु का द्रव्यमान हमको निकालना है। तो हम जानते हैं भार W बराबर क्या होता है? भार W बराबर होता है M × G के। भार कितना है दोस्तों? 980 न्यूटन दिया गया है। द्रव्यमान हमको निकालना है दोस्तों और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया गया है? 9.8 दिया गया है। कितना दिया गया है? 9.8। ठीक है, पॉइंट हटेगा दोस्तों, नीचे 10 आ जाएगा। 98 से काटेंगे कितने बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो m का मान कितना निकल के आ जाएगा? हमारा 100 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। कितना? 100 किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 100 किलोग्राम हो जाएगा द्रव्यमान का मान। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को क्या करना? बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना है। 29 सितंबर 2015 ईस्वी को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित राजमार्ग नीति जारी की गई, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्रों, गैर सरकारी संगठन और सरकारी संस्थाओं की भागीदारी से राजमार्गों के गलियारों को हरियाली बढ़ाना है। मतलब राजमार्गों के गलियारे की क्या बढ़ाना है? हरियाली बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक हाईवे निर्माण में खर्च कुल राशि का 1% राजमार्गों के किनारे पौधारोपण और उसकी देखरेख में खर्च होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधक को समांतर क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए? ये हमको बताना है।
दोस्तों हमको 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है और 12 ओम के कितने प्रतिरोधक को हम समांतर क्रम में जोड़े जिससे हमको 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हुए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है दोस्तों, हम जानते हैं आर डैश बराबर क्या होता है, प्रतिरोध में समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो क्या होता है, आर बाई एन होता है कि नहीं होता है, आर बाई एन। इससे तुम डायरेक्ट निकालते हैं ना। तो आर का मान तो हमको दिया गया है, आर इक्वल मतलब संयोजित किया जाना थी, मतलब आर समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना है, आर है। ठीक है, आर हमको दिया गया है कितना, 4 दिया गया है, और आर कितना दिया गया है हमको, 12 ओम के प्रतिरोध दिए गए हैं। हमको एन का मान ही तो निकालना है, एन का मान हमको निकालना है। तो 4 से जब काटेंगे कितने बार जाएगा, 3 बार में। तो एन का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 3 ओम निकल के आ जाएगा। कितना ओम, 3 ओम। मतलब एन बराबर कितना निकल के आएगा, 3 आगे निकल जाएगा। तो हमको जो 12 ओम के प्रतिरोधक है इससे समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधक को जोड़कर, समांतर क्रम में कितने प्रतिरोधक जोड़ेंगे, 12 ओम के 3 प्रतिरोधक जोड़ेंगे तो हमें 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे डैश कहते हैं। दोस्तों वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। क्या बोलते हैं उसे हम, रेड डाटा बुक बोलते हैं। IUCN विलुप्त प्राय जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक हम कहते हैं। इस बुक में सभी प्रकार के विलुप्त प्राय जीवों और पौधों के प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। IUCN का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करती है। इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी, हमको ये बताना है। मतलब रेटिंग हमको बताना है, मतलब किसका मान बताना है, आई का मान बताना है, धारा का मान बताना है। दोस्तों 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर कितने किलोवाट की शक्ति खपत करती है, 1.5 किलोवाट। हमको यहाँ पी कितना दिया गया है, 1.5 किलोवाट। तो इसको किलोवाट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 वाट हो जाएगा। किलोवाट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 वाट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों V का मान कितना दिया गया है हमको, V का मान हमको 240 वोल्ट दिया गया है। और हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, V इंटू आई के भी होता है। ठीक है, तो P का मान कितना है दोस्तों, P का मान है हमारे पास 1500, V का मान कितना है 240 और I हमको निकालना है। ठीक है, इससे काट देंगे 1 0 से 1 0 तो कितना हो जाएगा, 150/24 बराबर क्या हो जाएगा, I के हो जाएगा। काटेंगे दोस्तों, किससे काट देते, 3 से काट देते, 3 8 24, 3 आप 15, 3 0 0, 8 से काट देते हैं, 8 छक 48, बच गया 2, लगाए दशमलव, 8 दूनी 16, बचा 5, बचा 4, 8 पंचे 40। तो धारा का मान कितना निकल के आ जाएगा, 6.25 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट पर ऑफसाइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना कहलाता है। तो दोस्तों इंटरनेट पर ऑफसाइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना जो है क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट पर ऑफसाइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटिंग डेटा एक्सेस से लेकर डेटा स्टोर तक का सारा काम नेटवर्क पर ही होता है। इसमें क्या होता है, डेटा एक्सेस से लेकर डेटा स्टोर तक का सारा काम किसके पर ही होता है, नेटवर्क पर ही होता है। किसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि भार भुजा 25 सेंटीमीटर और यांत्रिक लाभ 2 है तो प्रयास भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बटे एफर्ट के, लोड बटे एफर्ट के, या फिर होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म के, यही होता है। अब हमको क्या दिया गया है, हमको लोड आर्म दी गई है तो हम किसका उपयोग करेंगे, सेकेंड वाले फॉर्मूले का। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो जाएगा एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है दोस्तों, 2 है। लोड आर्म हमको, एफर्ट आर्म हमको निकालना है और लोड आर्म कितना दिया गया है हमको, लोड आर्म दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो एफर्ट आर्म कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, तो एफर्ट आर्म हमारी निकल के आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। कितनी, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, तो केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान जो होता है दोस्तों ये होता है 273 केल्विन। कितना होता है, 273 केल्विन होता है। वैज्ञानिक कार्य के लिए कमरे का तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन होता है। अतः केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान 273 केल्विन होता है। कितना, 273 केल्विन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है दोस्तों, सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6B। 6B जो है सबसे सॉफ्ट पेंसिल है। दिए गए विकल्प में 6B प्रकार की पेंसिल सबसे नरम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है तथा 9H प्रकार की पेंसिल सबसे कठोर हार्ड ग्रेड की पेंसिल है। ये किसकी है, सबसे कठोर हार्ड ग्रेड की। नरम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग मोटी व चमकदार लाइनों को खींचने में किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है नर्म ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग, मोटी व चमकदार लाइनों को खींचने के लिए हम नर्म ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करते हैं, मतलब सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसी और डीसी किसके रूप होते हैं, तो दोस्तों एसी और डीसी जो है ये धारा के प्रवाह के क्या है, रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसी और डीसी चार्ज के प्रवाह या धारा के रूप होते हैं। यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता रहता है तो इसे दिष्ट धारा कहते हैं। और यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में होता है, मतलब समांतर रूप से आगे और पीछे होता है, तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, और विद्युत का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्ट्रन का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों फोर्ट्रन का पूर्ण रूप है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन जो है फोर्ट्रन का पूर्ण रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो डैश करना चाहिए। दोस्तों यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, भगदड़ नहीं मचाना चाहिए, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करना चाहिए, बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए, उपरोक्त तो सभी का उपयोग करना चाहिए यदि कार्यस्थल पर बिजली चले जाए और अंधेरा हो जाए तो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में एक वृत्त में अन्य वृत्तों को दर्शाया गया है जिनके केंद्र अलग अलग है, ये कहलाते हैं। दोस्तों ये देखिए चित्र दिख रहा है, इसमें एक वृत्त में अन्य वृत्तों को भी दर्शाया गया है। देखिए पहले ये एक वृत्त हो गया हमारा, ये दूसरा व्रत हो गया, ये तीसरा व्रत दर्शाया गया है, जिनके केंद्र क्या है, अलग अलग है। ये क्या कहलाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं इनसेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं इन्हें हम, इनसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्र में प्रदर्शित वृत्त इनसेंट्रिक उत्केंद्रीय वृत्त है क्योंकि इन वृत्तों के केंद्र कैसे हैं, अलग अलग है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, उत्केंद्रीय वृत्त या फिर इनसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। दोस्तों एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है, तो एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। क्या होता है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जो है एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। एक फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज तार का प्रयोग विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट या अति भारण के दौरान उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है, जिसका अभिलाक्षणिक गुण उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार उच्च प्रतिरोध के कारण ही अत्यधिक धारा प्रवाह के दौरान तापमान के बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है, तो अजैविक घटक कौन है दोस्तों, तो मृदा जो है ये एक अजैविक घटक है। कवक हो गया, कीट हो गया, सूक्ष्मजीव हो गया, ये सभी क्या है, जैविक घटक है, ना कि अजैविक घटक। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं दोस्तों, एक होता है अजैविक घटक, एक होता है जैविक घटक और एक होता है ऊर्जा संघटक। अजैविक घटक की बात करें तो वायु, वर्षा, खनिज और मिट्टी, इन कारकों का पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों के अस्तित्व और प्रजनन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अजैविक घटक कौन से हैं, वायु हो गया, वर्षा हो गया, खनिज हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी क्या है, अजैविक घटक है। जैविक घटक की बात करें तो कवक हो गया, सूक्ष्मजीव हो गया, कीट, पौधे, जानवर एवं मनुष्य, ये सभी क्या है, जैविक घटक है। और ऊर्जा घटक की बात करें तो सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या है, ऊर्जा घटक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर परिवर्तित करिए। दोस्तों 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर बदलना है तो केल्विन पैमाना बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन के। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन के। डिग्री सेल्सियस कितना दिया गया है, 372 दिया गया है, 372 प्लस 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 7 7 14 की 4, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 645.15, 273.15 जोड़ेंगे तो 645.15, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो दोस्तों एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर कहाँ पे निवास करती है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर गिर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। एशियाई शेर जिसे फारसी शेर या भारतीय शेर के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई शेर को किसके नाम से जाना जाता है, फारसी शेर या फिर भारतीय शेर के नाम से भी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियां होती है। दोस्तों विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसके रूप में हानियां होती है? तो उष्मा के रूप में हानियां होती है। किसके रूप में? उष्मा के रूप में। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उष्मा के रूप में क्या होती है? हानियां होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न चित्र में 3 वृत्त दर्शाए गए हैं, तीनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, ऐसे वृत्तों को क्या कहते हैं? दोस्तों इसके पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें 3 वृत्त दर्शाए गए थे, लेकिन तीनों का सेंटर क्या था? अलग अलग था। अब पूछा है कि तीनों के वृत्तों के केंद्र क्या है? एक ही है। देखिए 3 वृत्त दिख रहे हैं और सभी के केंद्र क्या है? एक ही है। तो इसे हम बोलते हैं सकेंद्री वृत्त। क्या बोलते हैं इसे? हम सकेंद्री वृत्त बोलते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो वे वृत्त सकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, इसके पहले कौन सा था? इंसेंट्रिक सर्कल कहते थे उसे हम, जिसके केंद्र अलग अलग थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध होगा। दोस्तों हमको कुंडली का प्रतिरोध बताना है और हमको दिया क्या गया है? शक्ति का मान दिया गया है और विभवांतर का मान दिया गया है। तो हम जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर एक फार्मूला हमको पता है, वी स्क्वायर अपॉन आर के होता है कि नहीं होता है? होता है। v का मान कितना है दोस्तों? 220 इंटू 220 कर देंगे, डिवाइडेड बाई आर हमको निकालना है और शक्ति कितनी दी गई है? 2200 वाट दी गई है। ये दिया गया है। 1020 22 से काट देंगे एक बार में, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 22 ओम निकल के आ जाएगा। कितना? 22 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला 22 ओम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न लंबकोणीय प्रक्षेप किसी वस्तु का समझाइए और बताइए कि ये किस वस्तु का प्रक्षेप है। दोस्तों ये जो दिया गया है ये किस वस्तु का प्रक्षेप है, ये हमको बताना है। तो ये दिया गया है अंडाकार वस्तु का प्रक्षेप। किसका? अंडाकार वस्तु का प्रक्षेप दिया गया है। प्रश्न में दिखाया गया प्रक्षेप किसी अंडाकार वस्तु का क्या है? प्रक्षेप है। ये जो प्रक्षेप दिख रहा है किसका है? अंडाकार वस्तु का प्रक्षेप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो दोस्तों वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय भाषा जो है वो है हमारी फोर्ट्रॉन। कौन सी? फोर्ट्रॉन जो है ये वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। दोस्तों फोर्ट्रॉन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक तथा गणितीय उपयोग के लिए किया जाता है। इस भाषा का विकास 1957 में हुआ था और यह अंग्रेजी के शब्द फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। किसका? फॉर्मूला ट्रांसलेशन का। इसके पहले क्वेश्चन आया था ना, फोर्ट्रॉन का संक्षिप्त रूप क्या है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इस स्थिति में संरक्षित रहता है हमारा संवेग। क्या होता है? संवेग जो है संरक्षित रहता है। किसी एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में परिणामी बल का मान 0 है, तो उसमें संवेग क्या होगा? संरक्षित रहेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक रेखा की वास्तविक तथा आभासी झुकाव उसके क्षैतिज तल के साथ बराबर है तो रेखा। तो दोस्तों यदि एक रेखा की वास्तविक तथा आभासी झुकाव उसके क्षैतिज तल के साथ बराबर होती है तो रेखा जो होती है ये लंब तल के क्या होती है? समांतर होती है। किसके समांतर होती है? लंब तल के, मतलब वर्टिकल प्लेन के समांतर होती है। ठीक है, यदि एक रेखा की वास्तविक तथा आभासी नति उसके क्षैतिज तल के साथ बराबर है तो यह रेखा वास्तव में वर्टिकल प्लेन के कैसी होती है? समांतर होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिक्षिप्त वेग कितना होगा? ये हमको बताना है। दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि दोनों पिस्तौल का जो संवेग होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? दोनों पिस्तौल और गोली का संवेग क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग के। तो मान लेते हैं गोली का द्रव्यमान m1 है, गोली का संवेग m1 v1 है, इस बराबर करेंगे पिस्तौल का द्रव्यमान इंटू पिस्तौल का संवेग। ठीक है, अब देखिए 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल है, तो पिस्तौल मान लेते हैं ये वाला है, 2 किलोग्राम उसका दिया गया है। ठीक है, 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली है, मतलब एक गोली का वजन कितना दिया गया? द्रव्यमान 30 ग्राम दिया गया है और उसका वेग कितना दिया गया है? 150। तो हमको यहाँ पे पिस्तौल का संवेग निकालना है, तो v1 तो ऐसे ही रखेंगे। गोली का द्रव्यमान कितना है? 30 ग्राम है। अभी ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 30/1000 कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और वेग कितना दिया गया है? 150।
ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब क्या हुआ, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4v1 बराबर हो जाएगा 9 के। 4v1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 के। तो v1 बराबर क्या आ जाएगा, v1 बराबर आ जाएगा 9/में 4 के। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, बच गया एक, लगाए दशमलव, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 2.25 जो है माइनस में आएगा प्रतिक्षिप्त वेग, क्योंकि जो पुस्तोल का वेग होगा वो विपरीत दिशा में कार्य करेगा, गोली की विपरीत दिशा में वेग कार्य करेगा। तो आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस में, -2.25 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कैसे कि इस क्वेश्चन को समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्किट डायग्राम में प्रयोग हुए चिन्हों को पहचानिए। ये जो चिन्ह है दोस्तों ये किसका है, तो इसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसे, हम कैपेसिटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, गति, समय, त्वरण या फिर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। द्रव्यमान क्या है, एक अलग राशि है दोस्तों। समय, त्वरण तथा गति रेखीय गति के चर है, जबकि द्रव्यमान इस समूह से सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना। सड़कों, गलियों और को प्रकाशमय करने के लिए, सड़क और गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। दोस्तों सड़क और गलियों को प्रकाशमय करने के लिए जो लैंप लगाए जाते हैं ये लगाए जाते हैं समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में। सड़क गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम संयोजन यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तथा वो प्रतिरोधक का क्या कराता है, समांतर क्रम कहलाता है। दोस्तों समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर हमेशा क्या होता है, समान होता है, धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी प्रकार बात करें श्रेणी परिपथ की, तो श्रेणी परिपथ में धारा का मान समान होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों समांतर प्रतिरोध में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध प्राप्त होता है वो सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम प्राप्त होता है। तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए भी हम समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ठेला किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है। दोस्तों एक ठेला जो है ये किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है, तो ये है द्वितीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों ठेले में पहिया आलंब होता है और भार बीच में होता है और हैंडल पर प्रयास लगाया जाता है। तो ये द्वितीय श्रेणी का क्या है, उदाहरण है एक ठेला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एटीएम का विस्तार क्या है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। यह मशीन एक ऐसा संचार नियंत्रित व कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहक को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 में लंदन के बार्कले बैंक ने किया था। किसने किया था, 27 जून 1967 में लंदन के बार्कले बैंक ने किया था आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है। दोस्तों एक पदार्थ में क्या होगा जिससे वह अतिचालक पदार्थ बन जाता है, तो एक पदार्थ में प्रतिरोध का मान यदि शून्य होगा तो वे क्या होगा, अतिचालक पदार्थ होता है। दोस्तों जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक तथा प्रतिरोध कम से कम होगा, अर्थात प्रतिरोध शून्य के बराबर होता है, वह अतिचालक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, अतिचालक पदार्थ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी आयत को वर्टिकल प्लेन के समानांतर रखा जाए तो उसका सम्मुख दृश्य होगा। दोस्तों यदि किसी आयत को वर्टिकल प्लेन के कैसे रखा जाए, समानांतर रखा जाए, तो उसका सम्मुख दृश्य क्या होगा, तो सम्मुख दृश्य भी क्या होगा, एक आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। दोस्तों ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसी आयत को कैसे रखा गया है, वर्टिकल प्लेन के रखा गया है समानांतर। कैसे रखा गया है, समानांतर रखा गया है, मतलब ऐसा रखा गया है। कैसा रखा गया है, इस प्रकार से कैसा रखा गया है, तो ये वर्टिकल प्लेन के कैसे है, समानांतर है। तो जब हम सामने से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो इसे हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए एक हमें आयत ही नजर आएगा ना सामने से देखने पे। तो जब हम किसी आयत को वर्टिकल प्लेन के समांतर रखते हैं तो उसका सम्मुख दृश्य मतलब फ्रंट व्यू जो होगा वो एक आयत ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आयत ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। यदि किसी आयत को वर्टिकल प्लेन के समांतर रखा जाए तो एचपी के लंबवत हो जाए तो उसके सम्मुख दृश्य में एक आयत प्राप्त होगा तथा शीर्ष दृश्य में एक रेखा प्राप्त होगा। जब ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, हमें एक रेखा दिखाई देगी और पार्श्व दृश्य मतलब साइड व्यू में आयत की लंबाई के बराबर एक रेखा हमको प्राप्त होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
डैश तकनीक है। तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है ये कौन सी तकनीक है? तो ये एक वायर्ड डेटा संचार तकनीक है। कैसी है? एक वायर्ड डेटा संचार तकनीक। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक वायर्ड डेटा संचार तकनीक है जो उच्च बैंडविड्थ के साथ पारंपरिक वायर बेड मॉडेम की तुलना में उच्च गति संचार संभव बनाती है। तो ये कैसी तकनीक है? तो ये एक वायर्ड डेटा संचार तकनीक है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, दोस्तों बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो होता है ये पानी से क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से 9% कम होता है और पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर कैसे होता है? तो अधिकतम होता है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा घटक, ये देखिए URL ये जो दिया गया है http://www.tts2.com login.php में कौन सा घटक वेब पेज के साथ पाथ की पहचान करता है? तो दोस्तों इस घटक में जो वेब पेज के पाथ की पहचान करता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी /login.php। क्या है? /login.php जो है ये वेब पेज के पाथ की पहचान करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन के। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है एक पदार्थ के घनत्व को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। अर्थात किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का हम क्या बोलते हैं? घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। SMS का जनक किसे माना जाता है? तो SMS का जनक जो है ये माना जाता है मेटी मेकोनेन को। किसको? मेटी मेकोनेन को जो है SMS का जनक माना जाता है। दोस्तों मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से SMS मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस तकनीक के जनक के रूप में मेटी मैकनन को जाना जाता है। किसको? मेटी मैकनन को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल है। जैसे बांध से संरक्षित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। खींची गई कमान में भी कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसमें? खींची गई कमान में भी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो दोस्तों किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv² के। किसके? mv² के। दोस्तों गतिज ऊर्जा जो होती है ये वेग के स्क्वायर के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो यदि हम इसके वेग को गति को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, वह वस्तु v वेग से गति कर रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा k बराबर होता है 1/2 mv²। चूंकि वस्तु का द्रव्यमान m सदैव स्थिर रहता है अतः वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी एवं गति घटने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है दोस्तों। उच्च रक्तचाप है, टिनिट्स है, श्रवण हास है, त्वचा रोग जो है ये ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्याओं जैसे श्रवण शक्ति हास, हृदय संबंधी रोग, रक्तचाप में वृद्धि, कोरोनरी आर्टरी रोग हो सकते हैं, जबकि त्वचा रोग ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि प्रयास भुजा 100 सेंटीमीटर और यांत्रिक लाभ 5 है तो भार भुजा ज्ञात कीजिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? हमको पता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म के। क्या होता है? एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म के। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 5 है। एफर्ट आर्म कितना है? 100 है। और लोड आर्म हमको निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में 20 बार में, तो लोड आर्म कितनी निकल के आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर निकल के हमारी आ जाएगी। कितनी? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।